नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा यान अकेडमी में। हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हुए थे उसी को देख रहे हैं, उसका रिवीजन करा रहे हैं, उसको सॉल्व करा रहे हैं और जो भी उसमें इंपॉर्टेंट टाइप्स है, उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको देख रहे हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, पेडागोजिक जितने क्वेश्चन बनते हैं उसी में से घुमा फिरा के बन रहे हैं। हम आप लोग अलग प्रैक्टिस देने से अच्छा है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं उसी को करा दें, उसी में से सबका अपना हो जाएगा। चलिए देखते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं मोटिवेशनल थॉट। भरोसा रखो अपने आप पर, ये स्टडी टेबल की लाइट एक दिन स्टेज लाइट में जरूर बदलेगी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ाई करें स्टेज पे लाइट लगाते हैं, जो स्टेज की लाइट है आज वो कभी न कभी स्टेज की लाइट जरूर बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि हम मेहनत करें, सफल तो होना तय है, आज नहीं तो कल होना ही है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक दिन वो स्टेज की लाइट बनेगी, हमारा स्वागत वहां पे होगा। ये दृढ़ संकल्पित होके अपना क्या करना, तैयारी में लगे रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पैसेज दिया गया है, मदर टू सन जो है पोएम का नाम है, इसको दिया गया है। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि पैसेज में क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे मिलेगा। क्वेश्चन दिया गया, द पोएम मदर टू सन इज अबाउट। जो पोएम दिया गया मदर टू सन इज अबाउट, किसके बारे में दिया गया है? तो चलिए पहले पैसेज को पढ़ लेते हैं, देखते हैं। पैसेज बहुत लंबा है, फिर भी पढ़ते हैं। वेल सन आई विल टेल यू, लाइफ इज एंड बी नो क्रिस्टल स्टेयर, its had tracks on it, in it, and spinster, and board on up, and places with no carpet on the floor, bare, but all the time I have been climbing on। क्या यहाँ पे क्या है, मदर जो है सन से कह रही है, क्या कह रही है यहाँ पे? देखो लाइफ क्या है, एक स्टेयर नहीं, क्रिस्टल स्टेयर की तरह नहीं, ये बहुत कठिन परिश्रम के साथ हमें हर सीढ़ियां आगे बढ़ती रहनी है, थक कर बैठ नहीं जाना है, परिश्रम करते रहना है और जितना भी परिश्रम करेंगे उसमें सफल होना है। इसमें इसी बारे में चर्चा की गई। मदर जो है अपनी बच्चे को समझा रही हैं। एंड रीचिंग लाउंडिंग्स एंड टर्निंग कॉर्नर्स, कुछ कॉर्नर्स आएंगे, उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहते हैं, उन सबसे लड़ते हुए आगे बढ़ते रहना है। एंड समटाइम्स गोइंग्स इन ए डार्क, कुछ टाइम ऐसा आएगा कि एकदम अंधेरा, मतलब ये लगेगा कि कोई कुछ नहीं है दुनिया में, हम लोग बहुत निराशा व्यक्त होगी, लेकिन ये सबसे हार नहीं मानना है। Where there aren't be no light, जहाँ पे कहीं प्रकाश की कोई उम्मीद नहीं। जैसे हम लोग तैयारी भी करते हैं तो एक आध बार असफल होने के बाद ऐसा लगता है कि अब आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लगता है कि सामने कहीं लाइट नहीं थी। ये क्या एक मोटिवेशन दे रहे हैं कि कभी कभी ऐसा भी लग सकता है पूरे लाइफ में अंधेरा अंधेरा, कहीं कोई प्रकाश की कोई उम्मीद नहीं है। सो बॉय डोंट यू टर्न बैक, लेकिन बच्चा फिर भी वापस नहीं होना है, क्या करना है, आगे लगे रहना है। डोंट यू सिट डाउन ऑन द स्टेप्स, सीढ़ियों के जो स्टेयर्स होते हैं उस पे बैठना नहीं है, थक कर बैठना भी नहीं है। कॉज यू फाइंड इट्स काइंडर हार्ड, कारण भी हो सकता है तुम बहुत उसको हार्ड भी, कंटिन्यू की तरह भी रास्ते पा सकते हो, लेकिन फिर भी डोंट यू फॉल नाउ, लेकिन गिरना नहीं। हनी फॉर आई एम स्टिल गोइंग, आई एम स्टिल क्लाइंबिंग, हमें लगातार चढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। जैसे वो बता रहे, जैसे अभी भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वहां पे हिम्मत हार के पीछे नहीं भाग रहे हैं। तो यहाँ पे क्या माता जो है अपने बच्चे को समझा रही है। एंड लाइफ फॉर मी आंट बी नो क्रिस्टल स्टेयर, लाइफ जो है जिंदगी हमारे लिए क्या है, जिंदगी हमारे लिए कोई क्रिस्टल स्टेयर नहीं है कि हमें आसानी से हर चीज हर सफलता मिल जाएगी। हमें क्या करना है, हर परिस्थितियों से लड़ना है। रास्ते में चलते बहुत सी कठिनाई आती है, कभी कभी जैसे यहाँ पे तुलना क्या की गई, नो कारपेट एंड प्लेसेस विथ नो कारपेट ऑन द फ्लोर बेयर, क्या होगा फ्लोर पे ऐसा लगेगा बिना कारपेट के कांटे बिछे हुए हैं, हम नंगे पैर वहां पे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारनी, वापस नहीं होना है। यही पोएम के बारे में चर्चा है। पोएम का नाम क्या है, मदर टू सन। पोएम का नाम क्या है, नाम है मदर टू सन, और लिखा किसने, लैंगस ह्यूजेस ने लिखा है। किसने लिखा है, लैंगस्टन ह्यूजेस, ये एक राइटर है, इन्होंने इस पोएम को लिखा है, मदर टू सन, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे क्या है, जिंदगी को बताएं, जिंदगी में सफर बहुत कठिनाइयां आती है, लेकिन फिर भी हमें आगे बढ़ता रहना, इसी के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई। तो चलिए पोएम में देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। द पोएम मदर टू सन इज अबाउट, मदर टू सन जो पोएम है वो किसके बारे में है? ऑप्शन देखते हैं। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मार्जिनाइजेशन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बाय द रिच, ऐसा नहीं, कोई इसकी एक्सप्लॉयटेशन की बात नहीं की गई, रिच और शोषितों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं तो ऐसा नहीं है। इट इंडिग्निस एंड द इनजस्टिस सफर बाय द पुअर, Option C, the callous and irresponsible attitude of the authorities to the poor, ऐसा कोई बात अथॉरिटी और पुअर की कोई चर्चा यहाँ पे नहीं की गई। ए मदर गिविंग एडवाइस हर सन अबाउट चैलेंजिंग ऑफ लाइफ,
दोस्तों अभी हमने पोएम के बारे में बताया। पोएम में क्या बताया गया? चैलेंजेस, जो जिंदगी में चैलेंजेस आते हैं, चुनौतियां आती हैं, उसी के बारे में क्या है, एक मदर जो है अपने सन से उसके बारे में बता रही है कि कैसे जिंदगी में चुनौतियां आती रहती, चैलेंजेस आते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें हिम्मत नहीं हारनी, आगे बढ़ते रहना है। इसी के बारे में बताइए, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पोएम के अनुसार देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। द स्पीकर्स हार्ट इज फुली बिटरनेस। क्या स्पीकर जो बिटरनेस से एकदम भरा पड़ा है? ऐसा नहीं है। ऑप्शन सी फील्स अटरली हेल्पलेस। क्या जो माता जी हैं वो क्या अटरलेस एकदम हेल्पलेस महसूस करती? तो ऐसा भी नहीं हो, तो हिम्मत एकदम बनाए रहती है कि हमें आगे बढ़ते रहना है, हिम्मत नहीं हारना है। सी इज डिटरमाइंड टू पनिश हर अप्रेशन। वहां पे पनिशमेंट की कोई बात नहीं कि ऐसा है जो हमारे साथ अपोजिट में रहेगा हम उसको पनिश करेंगे। सी पजेस एंड इनडोमिनेटेबल स्पिरिट। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। वो आधिकारिक रूप से ये समझती है हमें हिम्मत नहीं आनी, आगे बढ़ते रहना है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द मदर वांट्स हर सन टू। जो माता है वो अपने बच्चे से क्या चाहती है पोएम के अनुसार? फॉरगिव द ऑपरेसर्स, फेस चैलेंजेस बाय लाइफ विद डिटर्मिनेशन, गिव बिफिटिंग रिप्लाई टू द ऑपरेसर्स, अर्ज लाइक माइंडेड पीपल टू फाइट ऑपरेशंस। तो दोस्तों ध्यान देंगे यहाँ पे क्या करें, फेस चैलेंजेस ऑफ लाइफ विद डिटर्मिनेशन। दृढ़ संकल्पित होकर हमें क्या करना, जिंदगी में जितनी भी चुनौतियां आ रही है उससे संघर्ष करना, उसको फेस करना है, उससे लड़ना है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। पोएम में माता जो है अपने बच्चे से क्या कर रही है कि फेस चैलेंजेस ऑफ लाइफ विद डिटर्मिनेशन, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट दिया गया उसमें करेक्ट ऑप्शन को बताना है। देखते हैं, द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम शोज दैट स्पीकर इज टायर्ड। यहाँ पे दोस्तों ध्यान देंगे स्पीकर टायर्ड नहीं होता, लास्ट लाइन तक वो कहता है फर्दर आई एम क्लाइंबिंग, हम आगे बढ़ते रहेंगे, तो वहां पे किसी प्रकार की टायर्डनेस की बात नहीं की रही, वो थका नहीं है। द स्पीकर फियर्स हर माइट गिव अप द फाइट अगेंस्ट ऑपरेशन। क्या कर रहा है, वो डर रहा है कि क्या उससे लड़ने के लिए, ऑपरेशन से लड़ने के लिए। इस दोनों की बात वहां पे नहीं की गई है पोएम में, इसकी कोई दोनों लाइन की चर्चा ही नहीं की गई है। ऑप्शन देखते हैं कौन से ऑप्शन में है जो इसमें दोनों सही है। A is to B is false, B is to and A is false, both A and B are false। तो सी ऑप्शन सही होगा, both A and B are false। यहाँ पे दोनों गलत है। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन लाइन 2 ऑफ द पोएम। जो पोएम की लाइन 2 है उसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है, किस फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया? लाइन देखते हैं, लाइफ फॉर मी आंट बी टू क्रिस्टल स्टेयर। लाइफ क्या हमारे लिए क्रिस्टल स्टेयर की तरह नहीं है। यहाँ पे देखते हैं किस फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया। तो दोस्तों ध्यान देंगे इसमें लाइफ को किस तरह बताया गया, क्रिस्टल सीढ़ियों से, तो मतलब एक रूप में दर्शाया गया है दोनों को। यहाँ पे देखते हैं मेटाफर सही होगा, ऑप्शन सी। क्या दोनों के एक रूप में दर्शाएंगे, लाइफ और क्रिस्टल एयर को, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन सो बॉय डोंट यू टर्न बैक। इसमें पूछा है किस लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग हुआ है, कौन सी लाइन है, सो बॉयज डोंट यू टर्न बैक। तो इसमें देखते हैं किसका प्रयोग हुआ है, अलिट्रेशन का नहीं हुआ है, असोनेंस, सिमिली, आर्मी। तो दोस्तों ध्यान देंगे असोनेंस, असोनेंस ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्यों सही होगा? असोनेंस का मतलब होता है कि जिस भी लाइन में रिपीटेशन किसका, वावेल साउंड की रिपीटेशन 2 या 2 से अधिक बार होती है उसे हम क्या कहते हैं, असोनेंस के नाम से जानते हैं। तो हमारा ऑप्शन भी सही होगा। यहाँ पे देखते हैं सो में ओ की, यहाँ बॉय में ओ, डोंट में ओ, यू में ओ, इन सब वावेल साउंड है, इनका रिपीटेशन हो रहा है 2 या 2 से अधिक बार। यहाँ पे किस फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग होगा, असोनेंस का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन बी सही होगा, रिपीटेशन ऑफ वावेल साउंड। यहाँ पे देखते हैं असोनेंस का मतलब क्या है, रिपीटेशन ऑफ वावेल साउंड, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स हाउ लैंग्वेज लर्नर इवैल्यूएट द एक्यूरेसी ऑफ देयर लैंग्वेज यूज। वो अपने लैंग्वेज को किस प्रकार क्या करेंगे, एक्यूरेसी को इवैल्यूएट करेंगे लैंग्वेज लर्नर जो होते हैं। ऑप्शन इनपुट हाइपोथेसिस, ऑप्शन बी नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, ऑप्शन सी है द इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस, ऑप्शन डी क्या है, मॉनिटर हाइपोथेसिस। दोस्तों ध्यान देंगे मॉनिटर हाइपोथेसिस के आधार पे ही हम क्या करेंगे,
कोई लर्नर लैंग्वेज लर्नर जो होता है वो अपने एक्यूरेसी को, लैंग्वेज सीखने की एक्यूरेसी को इवेल्युएट कर सकता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, द मॉनिटर हाइपोथेसिस। अगला प्रश्न है ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी हेल्प इन। ब्रेन स्टॉर्मिंग होती क्या है? तो दोस्तों ध्यान देंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है? हमारी क्रिएटिविटी होती है, किसी भी तथ्य को लेकर बिना डरे उसके रिजल्ट के बारे में पहुंचना, उसके जजमेंट के बारे में पहुंचना क्या होती है? ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है। जनरेटिंग क्रिएटिव आइडियाज, स्ट्रेसिंग द ब्रेन, जनरेटिंग क्वेरीज, गिविंग फीडबैक। तो दोस्तों ध्यान देंगे, हमने क्या बताया ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है? जो हमारे माइंड में विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं चलती है, किसी क्वेश्चन को देख के, किसी टॉपिक को देख के जो बिना डरे बिना कुछ सोचे समझे उसके उत्तर पे पहुंच जाना, उसके जजमेंट को फाइंड करना क्या होता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। जनरेटिंग क्रिएटिव आइडियाज, जो सृजनात्मकता आइडिया होती है, जो विचार होते हैं वो किसके अनुसार व्यक्त होते हैं, जनरेट होते हैं? ब्रेन स्टॉर्मिंग के माध्यम से होते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है a method which builds the coordination of speech and action is total physical response, storytelling, a task based method। ऑप्शन डी है रोल प्लेइंग। तो दोस्तों a method which builds the coordination of speech and action is total physical response। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है विच मेथड हेल्प द स्टूडेंट टू डेवलप देयर स्पीकिंग स्किल। कौन सा ऐसा मेथड होता है जो क्या डेवलप करने के लिए, स्पीकिंग स्किल को डेवलप करने के लिए प्रयोग होता है? ऑप्शन स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी कंटेक्स्ट, ऑप्शन सी है कम्युनिकेटिव, ऑप्शन डी है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जब हमारी स्पीकिंग स्किल को डेवलप करना है तो कम्युनिकेटिव जो अप्रोच होते हैं, कम्युनिकेटिव प्रोसेस जो होते हैं, उससे क्या होती है स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है इन रीडिंग स्किल स्कैनिंग इज। दोस्तों ध्यान दें, स्कैनिंग क्या होती है? रीडिंग स्किल में स्कैनिंग क्या होती है? हमें पढ़ते हुए जिन चीजों की हम तलाश कर रहे हैं फैक्ट उसी चीजों को पा जाना, फिर उसके बाद क्या होता है स्कैनिंग समाप्त हो, मतलब जिस टॉपिक को हम पाना, जिस चीज की हम खोज कर रहे हैं उसी चीज की खोज करते हैं, जैसे ही वो टॉपिक हमें मिल जाती है हमारी स्कैनिंग समाप्त हो जाती है। यही होता है रीडिंग में। देखते हैं ऑप्शन ए स्टडी यूज फॉर स्टडिंग द 4 लैंग्वेज स्किल। 4 लैंग्वेज स्किल की कोई बात नहीं यहाँ पे। टू समराइज द टेक्स्ट एंड गेट मेन आइडिया, ए रीडिंग टीचिंग टेक्निक यूज टू फाइंड स्पेसिफिक फैक्ट और इंफॉर्मेशन इन टेक्स्ट। तो दोस्तों ने स्पेसिफिक फैक्ट ही पाने की बात है। स्कैनिंग का मतलब क्या होता है? हमने जो पेडागोजी में आप लोग पढ़ाया स्कैनिंग स्कीमिंग क्या होता है? स्कैनिंग का मतलब होता है जो स्पेसिफिक टॉपिक हमें पाना है, जो भी फाइंड करना है, स्पेसिफिक फैक्ट होते हैं जो हमें चाहिए उसी की तलाश हमें रहती है, जैसे ही वो मिल जाता तो हमारी स्कैनिंग क्या होती है स्कैनिंग समाप्त हो जाती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। ए रीडिंग टेक्निक यूज टू फाइंड स्पेसिफिक फैक्ट और इंफॉर्मेशन इन टेक्स्ट। अगला प्रश्न देखते हैं इट इज कंपोज्ड ऑफ इन irrelated and rule governed symbol system. It is also social and uniquely human means of representing, exploring and communicating meaning. What is it? ये क्या है? इसमें पूछा जा रहा है इट इज है कंपोज ऑफ इंटर रिलेटेड। क्या होता है? वो इंटर रिलेटेड होते हैं। फिर रूल गवर्न शासन निर्देशित होते हैं। सिंबल एंड सिस्टम, उसमें सिंबल्स होते हैं, सिस्टम होते हैं। इट इज ऑल्सो सोशल एंड यूनिक ह्यूमन मीन्स। क्या होता है? ये सोशल इंटरेक्शन से भी होते हैं और पर्सनल ह्यूमन से भी होते हैं। ऑफ रिप्रेजेंटिंग, एक्सप्लोरिंग एंड कम्युनिकेटिंग। क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, फिर कम्युनिकेशन करते हैं। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? ये क्या कहलाता है? तो ऑप्शन देखते हैं क्या है? एजुकेशन, लैंग्वेज, लर्निंग, प्रिंसिपल। ऑप्शन बी लैंग्वेज में क्या होता है कि ये सारे सिस्टम आते हैं लैंग्वेज के अंतर्गत। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। एन अप्रोच टेलस, एन अप्रोच टेलस, अप्रोच जो होता है हमें क्या बताता है? ऑप्शन है व्हाट टू टीच, हाउ टू टीच, होम टू टीच एंड वेयर टू टीच। तो दोस्तों ध्यान देंगे एन अप्रोच टेल्स अस व्हाट टू टीच। ऑप्शन है हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस द पर्पज ऑफ असेसमेंट इज टू। कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पर्पज ऑफ असेसमेंट मतलब मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है प्रोवाइड फीडबैक टू लर्नर, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर। ऑप्शन सी है डायग्नोस टू स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन टीचिंग। ऑप्शन डी है फाइंड एरर्स एंड डू करेक्शंस।
क्या, फाइंड एरर्स एंड डू करेक्शन। तो दोस्तों ध्यान देंगे, असेसमेंट का उद्देश्य क्या होता है, प्रोवाइड फीडबैक टू लर्नर्स, लर्नर्स को प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए असेसमेंट किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन की करेक्ट क्या होती है, ऑर्डर जो होता है, करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है, उसको हम जानते हैं। तो दोस्तों पहला एज जो हमारा होता है, पहला एज हम लोग पहले जान लेते हैं, फिर ऑप्शन को धीरे से पकड़ लेंगे, आसानी से कर लेंगे। बबलिंग जो होती है, जो 0 से 6 माह तक होती है, वही बबलिंग होती है। पहला स्टेज यहीं से शुरू होता है, फिर उसके बाद होता है कुकुइंग होता है, कूइंग होता है। तो फिर उसके बाद देखते हैं इस सीक्वेंस में कौन सा ऑप्शन सही है। करेक्ट सीक्वेंस को पूछा है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक चलना है। बबलिंग सही है, कूइंग, द 1 वर्ड स्टेज, टेलीग्राफिक स्टेज एंड द 2 वर्ड स्टेज। बाकी और देख लेते हैं, बाकी तो यही सही लग रहा है। कुकिंग बबलिंग ये गलत हो जाएगा, पहले बबलिंग होगा फिर कुकिंग होगा। यहाँ पर भी उल्टा हो गया, यहाँ पर भी उल्टा। सीधा कौन सा है, पहले बबलिंग होगा फिर कूइंग होगा, फिर क्या होता है, द 1 वर्ड होता है तीसरा। चौथा क्या होता है, टेलीग्राफिक स्पीच होता है। पांचवा क्या होता है, ये जो 2 वर्ड स्टेज होता है, ये पांचवा होता है। यही करेक्ट सीक्वेंस होती है लैंग्वेज एक्विजिशन की। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, ए मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग दैट फोकसेस ऑन द बिलीफ दैट द फ्लुएंट यूज ऑफ लैंग्वेज माइट डेवलप विथ ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस रिपीटिंग ओरल स्किल्स। किस प्रकार की ओरल स्किल्स को क्या करता है, रिपीट करने के लिए। बिलीव दैट फ्लुएंट यूज ऑफ लैंग्वेज माइट डेवलप, जो लैंग्वेज की फ्लुएंटली यूज करते हैं उसको किससे क्या डेवलप होता है, माइट डेवलप विथ ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस। कैसे विकसित होती है, बहुत सारी प्रैक्टिस से। किस प्रकार की प्रैक्टिस, रिपीटिंग ओरल स्किल्स। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑडियो लिंगुअल मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच। तो दोस्तों ध्यान देंगे, कैसे ओरल स्किल्स को जब डेवलप करना है तो उसमें क्या होगा, ऑडियो लिंगुअल मेथड। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, द ऑडियो लिंगुअल मेथड। अगला प्रश्न है, टू लोकेट एंड आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज टू। क्या है, टू लोकेट एंड आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज। लर्निंग डिफिकल्टीज की आइडियाज को लोकेट करना, उसको पहचानने, कैसे पहचाना है, अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, वीकली टेस्ट। दोस्तों क्या, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो निदानात्मक मूल्यांकन होता है, निदानात्मक परीक्षण होता है, उसी के माध्यम से तो हम पता लगाते हैं कि बच्चों में क्या कमियां हैं, वो किस प्रकार क्यों इस टॉपिक को नहीं सीख पा रहे हैं, कहाँ पे इनको दिक्कत आ रही है, कैसा इनका परफॉर्मेंस है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। अगला प्रश्न है, इन ए क्लासरूम ए टीचर हैड डिस्प्लेड चार्ट एंड drawing on the walls, placed learners work on the bulletin board, labeled various classroom objects in English and learners home language. The teacher has set an example of, जो टीचर ये एक्टिविटी करे किस प्रकार के एग्जाम्पल है, क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले चार्ट, चार्ट को लगा रही हैं, ड्राइंग ऑन द वॉल, ड्राइंग दीवारों पे ड्राइंग लगा रही हैं, फिर उसके बाद प्लेस लर्नर वर्क ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड को प्लेस कर रहे हैं, फिर लेबल वेरियस क्लासरूम, विभिन्न प्रकार के क्लासरूम में, फिर ऑब्जेक्ट इन इंग्लिश, इंग्लिश एंड इंग्लिश में भी कर रही है, और उसके बाद क्या कर रही है, लर्नर्स जो मदर टंग होती है, मतलब सीखने वालों की जो मातृभाषा होती है, उसमें भी सारे वो पोस्टर चार्ट वगैरह सब लगा रही हैं दीवारों पे। ये क्या, द टीचर हैज सेट एन एग्जाम्पल, टीचर किस प्रकार का एग्जाम्पल व्यक्त करना चाहती हैं, व्यक्त करती हैं। इनपुट रीडिंग एनवायरनमेंट, ऑप्शन बी लैंग्वेज कंपोजिशन, ऑप्शन सी लैंग्वेज एक्विजिशन, ऑप्शन ए लैंग्वेज कंप्रीहेंशन। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जैसे क्लास में हम अभी सीटेट की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, हमें सारे टॉपिक को याद करना है। क्या करना है, पियाजे का चार्ट को कहीं और, वाइगोत्स्की के चार्ट को कहीं और लगा दीजिए, पूरे क्लास को अपने सजा दीजिए। फिर रीडिंग स्किल क्या होती है, रिसेप्टिव प्रोडक्टिव स्किल्स क्या होती है, लैंग्वेज स्किल्स क्या होती है, इन सबको जब वैन हीले के जो 4 पार्ट होते हैं मैथ में, 5 वो स्तर होते हैं 4-5, उसको आप चार्ट में लगा के सब अच्छे से पूरे क्लास को सजा दीजिए। तो ये किस प्रकार का इन्वायरमेंट होगा, ये रिच इन्वायरमेंट होगा, इसको आप लोग देखते देखते अच्छे से आप लोगों का तैयार हो जाएगा। तो इसी प्रकार का वो टीचर कर रही है, तो ऑप्शन ए यहाँ सही होगा, इनपुट रिच इन्वायरमेंट, ताकि बच्चे क्लास में घुसते ही, आप लोग भी अपने रूम में अगर लगा के ऐसे पढ़ेंगे तो घुसते ही ये लगेगा हाँ सामने दिख जाएगा, तो वो अच्छे से याद होता है और तैयारी भी अच्छी हो जाती है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, रिच इन्वायरमेंट। अगला प्रश्न है, विच अप्रोच टू राइटिंग कुड हेल्प लर्नर्स टू डेवलप इंडिपेंडेंट राइटिंग स्किल बाय
बाय फॉलोइंग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। क्या इंडिपेंडेंट राइटिंग स्किल को डेवलप करना है? प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग, प्रोडक्ट अप्रोच टू राइटिंग, डिक्टेशन अप्रोच टू डिक्टेशन ऑफ राइटिंग पीस, नोट टेकिंग एंड समराइजिंग। दोस्तों ध्यान देंगे यहाँ प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग के माध्यम से इंडिपेंडेंट राइटिंग स्किल बाय फॉलोइंग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग। अगला प्रश्न है, द लैंग्वेज यूज्ड इन द प्लेग्राउंड, ऑन द फोन और टू इंटरेक्ट सोशली विथ अदर पीपल इज पार्ट ऑफ। जो लैंग्वेज कैसे सीखी जा रही, फोन के माध्यम से सीखी जा रही, व्यक्तियों के माध्यम से सीखी जा, सोशल इंटरेक्ट के माध्यम से सीखी जा रही, उसको हम क्या नाम देते हैं? बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, बिक्स कॉग्निटिवली एडवांस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, कॉल्ड डिस्कोर्स कॉम्पिटेंसी एंड ग्रुप डिस्कशन। दोस्तों इन तीनों की कोई बात नहीं की गई है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कम्युनिकेटिव स्किल जो बिक्स है, इसी के माध्यम से हम क्या कहते हैं, हमें जब लैंग्वेज सीखना होता है तो हम क्या कहते हैं, फोन से भी सीख सकते हैं, डिजिटल मीडिया के माध्यम से सीख सकते हैं, कि सोशल इंटरेक्ट में आके कन्वर्सेशन से हम सीख सकते हैं, तो हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। ऑप्शन ए हमारा सही, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। अगला प्रश्न है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नेट 2020 एडवोकेट्स, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वाली, उसमें क्या है, किस प्रकार की बात की गई, किसकी चर्चा की गई है? संस्कृत क्लासिकल लैंग्वेज एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस स्कूलिंग, मदर टंग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस स्कूलिंग, हिंदी एज ए मीडियम ऑफ स्कूलिंग। इसको किसी भी लैंग्वेज को प्रायोरिटी नहीं दी गई, बस उसमें इतना कहा गया है कि क्या मदर टंग के माध्यम से पूरे स्कूलिंग, जो स्कूलिंग होती है हमारी, स्कूलिंग का जो स्टेज होता है उसमें पूरे स्कूलिंग, क्रॉस स्कूलिंग, मदर टंग क्या होगा, मीडियम होगा, किसका, इंस्ट्रक्शन, जो हमारे इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे क्लासरूम में स्कूलिंग के टाइम में, उसमें क्या होगा, वो किस लैंग्वेज में होगा, तो मदर टंग में होगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, मदर टंग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस स्कूलिंग। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमारा साथ देते रहने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।